नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं अलग अलग सेगमेंट के माध्यम से। आज इस कार्यक्रम में खेती किसानी में हम जानेंगे सितंबर माह में बागों की देखभाल के बारे में। हमारा पशुधन में बात होगी मत्स्य संपदा योजना की। इसके अलावा कामयाब किसान में हम आपको मिलवाएंगे राजस्थान में आधुनिक खेती कर कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने वाले किसान राम नारायण से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए देखते हैं पहला सेगमेंट खेती किसानी। सितंबर माह में पूरे देश में पर्याप्त बारिश हो चुकी होती है। इस वक्त भी देश के कई हिस्सों में बारिश और धूप की आंख मिचौली जारी है। ऐसे में फसलों और फलों में रोग व कीट लगने की आशंका बढ़ गई है। बागों की ऐसे में किस तरह से देखभाल करें और बचाव के लिए कौन से जरूरी कार्य करें, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस माह में किसान या बागवान अपने पौधों की लगातार निगरानी करते रहें। रोग या कीट लगने के लक्षणों को पहचान कर सही समय पर सही दवा का इस्तेमाल करें। साथ ही बागों में फल पकने के लिए तैयार हो रहे हैं, वहां समय रहते फलों की तुड़ाई करें। बागों से अच्छा उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता बनाए रखें। इसके अलावा अमरूद, केले, कटहल की पौधशाला तैयार करें। सितंबर माह में अमरूद की कई किस्में लगाई जा सकती हैं। बेहतर उत्पादन के लिए किसान हिसार सफेदा, हिसार सोरखा, इलाहाबादी सफेदा, बनारसी सुलखा जैसी उन्नत किस्में लगा सकते हैं। किसान नए बागों की नियमित सिंचाई करें। साथ ही अमरूद के फलों को मक्खी की रोकथाम से बचाने के लिए दवा का छिड़काव करें। अच्छे परिणाम के लिए 7 से 10 दिन के अंतराल में छिड़काव करें। इस माह सदाबहार पेड़, अमरूद, आम, बेर, लीची और नींबू जाति के फलों के पौधे लगा सकते हैं। बाग लगाने से पहले 3 बाई 3 फुट के गड्ढे खोदें। गड्ढे के ऊपर की मिट्टी में गोबर की खाद से और 2 किलो जिप्सम डालें। दीमक की आशंका वाले इलाकों में उचित दवा मिलाएं। सितंबर में बेर के पौधों की रोपाई की जा सकती है। पौधे निकालने से पहले फालतू पत्ते उतार दें। पौधों की रोपाई करते समय उचित दूरी का ध्यान रखें। किसान नए बागों में 17 दिनों के अंतराल में सिंचाई करें। वहीं बेर के पुराने बागों में जरूरत के हिसाब से पानी दें। लीची की बात करें तो इसमें 1 साल के पौधे के लिए 5 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 50 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटाश की मात्रा प्रति पौधे की दर से दें। वहीं 10 साल या इससे ज्यादा की आयु के पेड़ में 50 किलो गोबर की खाद, 500 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटाश प्रति पेड़ की दर से इस्तेमाल करें। लीची में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देने पर जिंक सल्फेट का छिड़काव करें। किसान कटहल के पके फलों के बीजों को निकालकर पौधशाला में बुवाई करें। इस माह में पपीते के पेड़ लगा सकते हैं। बेल और आम के पेड़ों पर रोगों की रोकथाम के लिए उचित दवा का छिड़काव करें। केले में बीटल की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आंवला में इंदर बेला कीट की रोकथाम के लिए उचित दवा का छिड़काव करें। किसान दवा का इस्तेमाल हमेशा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इस तरह समय पर की गई रोकथाम से बेहतर उत्पादन तो लिया ही जा सकता है, साथ ही बाग में पेड़ों के स्वास्थ्य की रक्षा भी की जा सकती है। सितंबर माह में कुछ फलों के नए बाग लगाकर भविष्य में आय के रास्ते तैयार किए जा सकते हैं। तो जाना आपने कि सितंबर माह में किस तरह से बागों की आप देखभाल कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारा पशुधन में हम जानेंगे मत्स्य संपदा योजना के। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। भारत में मछली पालन क्षेत्र में उत्पादन और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई। लेकिन एक आम किसान या युवा वर्ग कैसे इस योजना से जुड़ सकता है और इसका लाभ ले सकता है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। पहली बार देश में इतनी बड़ी व्यापक योजना बनाई गई है। आजादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ उनसे भी कई गुना ज्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है। और जब अभी गिरिराज जी बता रहे थे तो शायद ये आंकड़ों सुनकर के भी कईयों को अचरज लगेगा कि ऐसे चला था, लेकिन जब आप हकीकत जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये सरकार कितने कितने क्षेत्रों में कितने कितने लोगों की भलाई के लिए कैसे कैसे लंबी योजना के कामों को आगे बढ़ा रही है। देश में मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को, मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना में केंद्र के हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए है, वहीं राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए है और लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 24-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024 और 2025 तक 22 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादन बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धा बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ कौन ले सकता है और कैसे। PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है। इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता।
मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म और मछली किसान उत्पादक संगठन। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://pmmsy.dof.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है सितंबर माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुपालक कैलेंडर। सितंबर माह में ध्यान देने योग्य बातें। सितंबर माह में पशुओं को दिन के समय धूप से बचाने की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं को रात के समय ठंड से बचाने के लिए छप्पर इत्यादि के नीचे बांध कर रखें। चारागाह व बाड़े की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। फर्श चूने के घोल का छिड़काव करें। बाड़े के आसपास गंदा पानी एवं गंदगी एकत्रित ना होने दें। परजीवी नाशक दवा या घोल अवश्य पिलाएं। परजीवी नाशक दवा को हर बार बदल बदल कर उपयोग में लाएं। नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर गोबर की जांच अवश्य कराएं। मेमनों को इंटेरोटॉक्सीमिया रोग का टीका लगवाएं। कोलिबेसिलोसिस, साल्मोनेलोसिस, कवक फफूंदी, गलघोटू एचएस और लंगड़ी बुखार यानी बीक्यू के टीके पशुओं में अवश्य लगवा लें। रोग होने पर पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। तो ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक कामयाब किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कामयाब किसान। किसान एक ऐसी ताकत का नाम है जो हर विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल लेता है, लेकिन उनके सामने समस्याएं तब ज्यादा बढ़ जाती है जब वो प्रकृति प्रदत्त हो। और राजस्थान एक ऐसी ही जगह है जहां पर पहले से ही किसान जद्दोजहद करके किसानी का दामन थामे हुए हैं। लेकिन इन्हीं में से एक किसान हैं राम नारायण जी, जिन्होंने आधुनिक खेती को अपनाया और तमाम चुनौतियों को पार पाते हुए कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के कामयाब किसान राम नारायण से। जयपुर राजस्थान के किसान राम नारायण जी परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती का रुख कर रहे हैं। खेती में हो रहे नुकसान की भरपाई करने के लिए राम नारायण जी ने पॉली हाउस में खेती करने का मन बनाया है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान ना था। इसके लिए उन्होंने सरकार की मदद ली और पॉली हाउस के लिए आवेदन दिया और जल्द ही उसे स्वीकार भी कर लिया गया। इस तरह साल 2013 में राम नारायण जी ने पॉली हाउस लगवाया, जिस पर सरकार ने 75% का अनुदान दिया। इस तैयार पॉली हाउस में
राम नारायण जी ने सबसे पहले खीरे की खेती शुरू की, जिसमें उन्हें भरपूर पैदावार मिली। इसके बाद तो जैसे पॉली हाउस का सिलसिला सा बन गया। आज राम नारायण जी करीब 22 पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं। लेकिन ये सब इतना आसान ना था, क्योंकि अभी सबसे बड़ी समस्या सामने खड़ी थी, वो थी पानी की, जिसके स्थायी निदान भी निकाल लिया गया। इसके लिए उन्होंने फार्म पर ही पक्के तालाब का निर्माण करवाया, साथ ही बिजली की समस्या से निजात पाने के लिए सोलर पैनल लगवाए। जो किसान पॉली हाउस लगाता है उसको सौर ऊर्जा लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें जब गर्मी का जो टेम्परेचर होता है उस टाइम पर अगर लाइट नहीं आएगी तो अपन इसके अंदर खीरे की पैदावार नहीं निकाल सकते हैं। जब टेम्परेचर 40 से 45 टेम्परेचर हो जाएगा तो हमारी फसल जलने का, नुकसान होने का बहुत बड़ा एक संदेश है। अगर सौर ऊर्जा लगी होगी, बिजली नहीं आएगी ना, तो इस सौर ऊर्जा एक किसान के लिए रामबाण है। तो किसान को सौर ऊर्जा लगाना बहुत ज़रूरी है, फार्म पॉइंट भी लगाना बहुत ज़रूरी है। सौर ऊर्जा जब भी लाइट नहीं आएगी तो दोपहर की टाइम अपन स्पीकर ऊपर की जो फोगर है, टेम्परेचर हाई होगा, वो फोगर चलाने के लिए अपन को सौर ऊर्जा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इन सब सुधारों के बाद राम नारायण जी ने एक और अच्छी पहल की, और वो है जैविक खेती को अपनाना। साल 2015 के पहले वो भी रासायनिक खेती ही किया करते थे, लेकिन लोगों के सुझाव और रासायनिक खाद के दुष्परिणामों को जानने के बाद वो भी जैविक खेती करने लगे। साथ ही जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गौमूत्र, नीम के पत्ते, आक के पत्ते और छाछ का प्रयोग किया जाता है। वो बताते हैं कि इससे उन्हें गुणवत्ता युक्त उपज मिलती है। राम नारायण जी की मेहनत पॉली हाउस के अंदर और बाहर दोनों जगह देखी जा सकती है। बाहर खेत में वो मिर्च और टमाटर की फसलें उगाते हैं, इससे भी उन्हें मोटा मुनाफा मिलता है। कृषि में किए गए उनके कार्यों के कारण उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। तो जितना जहर कम हो, जितने से जितना कम हो, यूरिया वगैरह जितना भी है ये सबसे कम देवे, और सबसे कम जहर देके ही अगर खाने के अंदर जिस आदमी को 10 मन गेहूँ पैदा करता है वो चाहे 8 मन गेहूँ पैदा कर ले, पैदावार कम हो जाए, उसकी अपन को बर्दाश्त है। लेकिन मैं किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस जहर से बचे, और ये जहर कभी भी लाके अपने खेतों में नहीं डाले। इस खेती भी हमारी आगे से आगे इतना खेत बिगड़ते जा रहे हैं इस केमिकल डालने से, जो हम आने वाले टाइम में हमारे बच्चे भी खेती नहीं करें। किसान अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। राम नारायण जी ने विपरीत हालातों में भी सफल खेती करके दूसरे किसानों को सीख दी है। ऐसे किसानों की कामयाबी ही हमारे देश का असली विकास है। मुझे उम्मीद है कि आज के कामयाब किसान से मिलकर आपको ज़रूर खुशी हुई होगी और आपको भी ज़रूर प्रेरणा मिली होगी। आज के कार्यक्रम गांव किसान में दी गई जानकारियां अगर आपको पसंद आई और आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर आप ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम गाँव किसान में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।